नमस्कार दोस्तों। हम बीपीएससी स्पेशल की क्लासेस कवर कर रहे थे। ये जो क्लासेस हैं ये बिहार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार का कोई भी एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, बिहार एसएससी का एग्जाम हो, टीआरई का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उनमें सब में बिहार स्पेशल से सवाल पूछे ही जाते हैं। हमने बिहार स्पेशल की जो शुरुआत की थी उसमें शुरू जो किया था बिहार में हिस्ट्री से किया था। उसमें पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री को देखा, उसके बाद मिडवल हिस्ट्री जो बिहार की वो देखा, फिर हमने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार को शुरू किया। उसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन हमने जान लिया। उसके बाद बहुत सारे जो विद्रोह होते हैं बिहार में, जो जनजातीय विद्रोह होते हैं और दूसरे भी जो विद्रोह होते हैं वो हमने जान लिए। 1857 का विद्रोह मतलब कि बिहार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिहार में एग्जाम में बहुत सारे सवाल इससे बनते हैं क्योंकि कुंवर सिंह वहां से जुड़े हुए हैं। तो वो वाला जो एरिया है, बिहार के कौन से लोग जो मतलब कि 1857 की क्रांति में शामिल होते हैं, उनसे सवाल बनता है। तो वहीं से हम आज की चीजें शुरुआत करेंगे। देखो, 1857 का विद्रोह ये भारत के संदर्भ में जो होता है उसको तो आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा ही है मॉडर्न इंडिया में। वो हम वहां की चीजें वहीं छोड़ देंगे। बिहार का संबंध इसमें कहाँ से है, सिर्फ वही चीजें जानेंगे। भारत में जो 1857 के विद्रोह की शुरुआत होती है वो 29 मार्च 1857 को होती है। और जो बिहार में होती है इसकी शुरुआत भारत में 29 मार्च को होती है, मेरठ से होती है, यह सब आपको पता है। ठीक है। बिहार में जो इसका केंद्र होता है 1857 की क्रांति का, वो होता है देवघर का रोहिणी गांव। तो देवघर का रोहिणी गांव आजकल का जो झारखंड वाला इलाका है, वहां का जो राजमहल पहाड़ी वाला इलाका है, वही है देवघर का रोहिणी गांव, वहीं पे है देवघर का रोहिणी गांव। तो यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार में होती है। क्योंकि उस समय बिहार और झारखंड दोनों एक ही थे, इसलिए हमको ये सब पढ़ना पड़ता है। क्योंकि ये जो हिस्ट्री होगी वो कंप्लीट तरीके से बिहार की ही होगी। आज भले झारखंड में है, लेकिन उस समय तो बिहार और झारखंड एक ही था। ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि बिहार में जो 1857 की क्रांति का शुरुआत होती है, उसका जो केंद्र होता है वो देवघर का रोहिणी गांव होता है। और ये कहाँ होता है? आज के राजमहल पहाड़ी जो झारखंड में है, यहाँ से 12 जून को शुरुआत होती है। स्पष्ट तरीके से याद रखना। इसकी शुरुआत कौन करता है? इसकी शुरुआत जो 32वीं रेजिमेंट, ये भी जो सेना में जो मतलब की रेजिमेंट होती है, उसमें जो 32वीं रेजिमेंट होती है, उसी के द्वारा ये विद्रोह शुरू होता है। कहाँ पे? देवघर के रोहिणी गांव में। पहले इसका केंद्र जो रहता है रोहिणी गांव ही रहता है। बाद में इसका जो हेडक्वार्टर होता है उसको बदलकर भागलपुर कर दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। भारतीय सैनिकों ने, होता क्या है जब ये विद्रोह शुरू होता है, तो उस दौरान जो भारतीय सैनिक हैं उन्होंने नॉर्मन लेस्ली और सर्जन ग्रांट जो रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं इसी 1857 की क्रांति के दौरान। फिर एक मेजर आता है, मेजर मैकडोनाल्ड, ये इस विद्रोह को दबा देता है। तो ये 1857 की विद्रोह का जो बिहार से संबंध है वो इसका इसकी शुरुआत है। अब ये विद्रोह जो है थोड़ा सा बड़ा है, इसको आपको धैर्य रख के सुनना है क्योंकि इससे मेंस में भी सवाल बनते हैं और पीटी के लिए बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो इतना ही बता के मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि पता नहीं कहाँ से सवाल पूछ ले, कोई नहीं जानता है। इसके बाद ये विद्रोह है आगे बढ़ता है और विद्रोह पहुंचता है पटना। पटना में कौन लोग होते हैं जो विद्रोह को मतलब कि नेतृत्व प्रदान करते हैं? तो 3 जुलाई को 1857 को ही एक पुस्तक विक्रेता रहते हैं पीर अली, जिनका नाम रहता है पीर अली। ये पुस्तक विक्रेता होते हैं, इनके नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू होता है और ये विद्रोह शुरू होता है। उसके बाद इन्हीं को, जो पीर अली होते हैं, इनको 4 जुलाई को, जैसे ये पटना में विद्रोह शुरू होता है 3 जुलाई को, तो अगले ही दिन इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है इनके 16 साथियों के साथ। और इन्हीं 16 साथियों में जैसे पीर अली तो थे ही मेन, उसके बाद लुफ्त अली खान, शेख घटीला, महादत अली, मदार अली, ये सब लोग होते हैं इनके साथ में। इन्हीं 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है पटना में। तो पटना में कौन नेतृत्व प्रदान करता है? पटना में जो नेतृत्व प्रदान करते हैं एक पुस्तक विक्रेता होते हैं, उनका नाम पीर अली होता है। ये 3 जुलाई 1857 को ये 1853 की क्रांति जो होती है उसको नेतृत्व प्रदान करते हैं। 4 जुलाई को इनको गिरफ्तार किया जाता है और फिर 7 जुलाई को आगे चल के 16 इनके साथी जो होते हैं उनके साथ मिलके इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है। और ये जो विद्रोह का दमन कौन करता है? इस विद्रोह का जो दमन करता है उसका नाम होता है विलियम टेलर। इसने एक बुक लिखी है। विलियम टेलर जो है ये एक बुक भी लिखता है और ये बताता है कि जो पीर अली है उनकी इस बुक में ये प्रशंसा भी करता है। तो इसकी बुक का नाम पूछा जा सकता है। इसकी बुक का नाम है आवर क्राइसिस। तो कमिश्नर जो विलियम टेलर होता है, इसकी बुक का नाम क्या होता है? आवर क्राइसिस। और इसमें ये पीर अली जो होते हैं, जो मतलब कि
पटना में जो नेतृत्व प्रदान करते हैं उनकी ये प्रशंसा करता है। अब यहाँ तक चीजें आपने जान ली। एक फैक्ट और है कि अफीम व्यापारी आर लायल रहता है एक अंग्रेज, उसको यही विद्रोही मिलके मार देते हैं, पटना में ही इसको मार देते हैं। तो देखो शुरुआत कहाँ से हुई, देवघर से हुई, उसके बाद ये चीजें पटना पहुंची। अब पटना से कैसे आगे बढ़ती है वो भी हमको देखना है। पटना के बाद ये आंदोलन पहुंचता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर यहाँ पे आंदोलन जब आगे बढ़ता है तब डेट क्या हो जाती है, 25 जुलाई। 25 जुलाई यहाँ पे भी सैनिकों द्वारा ये चीजें मतलब कि शुरू की जाती हैं। उसके बाद ये आंदोलन पहुंचता है दानापुर। दानापुर में 25 जुलाई को ही मतलब कि ये आंदोलन वहां पे भी शुरू हो जाता है, ये विद्रोह वहां पे शुरू हो जाता है। यहीं पे कुंवर सिंह मौजूद थे, लेकिन कुंवर सिंह इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। इसके बाद ये आंदोलन पहुंचता है शाहाबाद वाला क्षेत्र, जो जगदीशपुर का क्षेत्र रहता है। और इसी जगदीशपुर में यहाँ पे जो कुंवर सिंह हैं, जो बाबू कुंवर सिंह होते हैं, वो इस आंदोलन से 1857 की क्रांति से जुड़ जाते हैं और विद्रोही जो लोग होते हैं उनका समर्थन मतलब कि कुंवर सिंह करते हैं। और ये विद्रोह 27 जुलाई 1857 में, मतलब 27 जुलाई से 1857 को ये जो है जगदीशपुर से चालू हो जाता है। थोड़ी सी जानकारी हम कुंवर सिंह के विषय में ले लेंगे, क्योंकि बहुत मतलब कि बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और इनसे सवाल बनते रहे हैं। जब ये आंदोलन से जुड़ते हैं तब इनके पास सेना 4000 होती है, लेकिन जब ये आंदोलन शुरू होता है उस दौरान इनकी सेना बढ़ के 10,000 होती है, क्योंकि हो जाती है, क्योंकि लोग इनसे जुड़ने लगते हैं। इनका जो जन्म होता है आरा, जो जगदीशपुर है, वहीं पे होता है, 1777 में होता है। ये सब सवाल पूछे गए हैं, ऐसा नहीं किसी के जीवनी बताने लग रहा, लेकिन ये सब सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। डेथ इनकी होती है 1858 को, 80 साल में। कुछ लोग बोलते हैं 75 साल में हो जाती है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेंगे। कुछ बोलते हैं कि 9 मई को इनकी डेथ हो जाती है, कुछ बोलते हैं कि 26 अप्रैल को डेथ हो जाती है। जो भी ऑप्शन में आए उसको आपको टिक कर देना है। इनके पिता का नाम रहता है राजा साहबजादा सिंह और माता का नाम रहता है पंचरत्न देवी। ठीक है, तो ये हमने कुंवर सिंह के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। आगे यही जब विद्रोह बढ़ने लगता है तो अंग्रेज क्या करते हैं कि 30 जुलाई 1857 को मार्शल लॉ या मिलिट्री लॉ लगा देते हैं कि इस क्षेत्र में जो बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। तो कौन से शुरुआती जो क्षेत्र रहते हैं, सारण रहता है, तिरहुत रहता है, चंपारण, इन क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। एक नोट है कि 13 अगस्त 1857 से 22 अप्रैल 1857 तक इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को हराया। मतलब कि जो कुंवर सिंह हैं, इनके नेतृत्व में जो विद्रोही होते हैं वो बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी को हराते भी हैं। उनमें मिलमैन है, ली ग्रांट है, लौगाई है और ब्रिगेडियर डगलस है। इन सबको 13 अगस्त से लेकर 22 अप्रैल 1800 मतलब कि 1858 तक ये सब मतलब कि जो है ये जो विद्रोही लोग होते हैं ये इनको हराते हैं। ठीक है, 1858 तक, ये याद रखना। 1857 लिखा है यहाँ पे, 1858 होना चाहिए। बाबू जो कुंवर सिंह होते हैं इनको बिहार का शेर कहा जाता है। ठीक है, जगदीशपुर में ये जो है बारूद बनाने का कारखाना खोलते हैं। इनके छोटे भाई बाबू अमर सिंह रहते हैं, ये कैमूर की पहाड़ियों से आंदोलन शुरू कर देते हैं। दोनों भाई मिलकर आंदोलन करते हैं। और जो बाबू अमर सिंह रहते हैं, इनका जो आंदोलन होता है वो कैमूर की पहाड़ियों से शुरू हो जाता है। यहीं से ये मोर्चाबंदी करनी शुरू कर देते हैं। आगे जगदीशपुर पर जब मतलब कि विद्रोह बढ़ता है तो अंग्रेज क्या करते हैं, जगदीशपुर पर अधिकार कर लेते हैं। और जब जगदीशपुर पर अधिकार कर लेते हैं, ये एक यहाँ पे वो रहता है विंसेंट आयर। अगस्त 1857 में यही विंसेंट आयर जो एक अंग्रेज रहता है, विंसेंट आयर, विंसेंट आयर, ये क्या करता है, जब इनके किले पर अधिकार हो जाता है तब अगस्त 1857 में ही ये जगदीशपुर किले को, जगदीशपुर में जो इनका महल रहता है, जो किला रहता है, किले को ये विंसेंट आयर नामक अंग्रेज जो है नष्ट करवा देता है। एक अधिकारी रहता है, जब ये विद्रोह में शामिल हो जाते हैं तो इनके किलों को नष्ट करवा देता है। तब ये जब कुंवर सिंह है, जब जगदीशपुर पे अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है तब ये विजयगढ़ की ओर बढ़ते हैं, मिर्जापुर की तरफ। फिर यहाँ से ये बढ़ते हुए फिर रीवा जाते हैं, उसके बाद बांदा जाते हैं और बांदा से होते हुए कालपी पहुंचते हैं, कानपुर की तरफ। और यहीं पर इनकी मुलाकात जो होती है तात्या टोपी से होती है। ठीक है, इसके बाद रीवा पहुंचे, विजयगढ़ की जो होते हुए रीवा, फिर बांदा, फिर कालपी पहुंचे। और यहीं कालपी पहुंचने के बाद ये मूव करते हैं लखनऊ की तरफ। ये क्रम थोड़ा सा आपको मतलब बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ऐसे तो नहीं याद होगा, लेकिन जब बार बार आपके दिमाग में सामने नोट्स रहेगा और बार बार पढ़ते रहेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि इनसे सवाल बनते हैं। क्योंकि जैसे ही लखनऊ पहुंचेंगे तो वहां का जो नवाब रहता है, अवध का जो नवाब रहता है, शाह नवाब रहता है, वो क्या करता है, इनको सम्मानित करता है, क्योंकि ये एक जगह के राजा तो ये भी रहते हैं।
बाबू कुंवर सिंह, तो इनको अपने दरबार में सम्मानित करता है और इनको राजा की उपाधि देता है। कौन? जो अवध का नवाब रहता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और यही अवध का नवाब कहता है, वहां पे अंग्रेजों का कब्जा था आजमगढ़ में, कि आप जो है अंग्रेजों पे या आजमगढ़ पे आक्रमण करिए, हम आपका साथ देंगे। और तब जो ये मतलब कि बाबू कुंवर सिंह हैं, ये आजमगढ़ पर आक्रमण करते हैं और आजमगढ़ को अपना मतलब कि अपने उसमें कब्जे में ले लेते हैं। आगे फिर जो कुंवर सिंह है ये पहुंचते हैं कानपुर, ये लखनऊ के बाद फिर ये कानपुर पहुंचते हैं। और कानपुर में ही दिसंबर 1857 में नाना साहब के साथ मिलके ये अंग्रेजों को हराते हैं। कहाँ पे? कानपुर में, नाना साहब के साथ मिलके। फिर ये जब विद्रोह के बाद ये वापस लौटने लगते हैं, तो बलिया के पास अंग्रेजों से इनका फिर युद्ध होता है। तो बाबू कुंवर सिंह इसमें जो है ली ग्रांट जो नामक जो अंग्रेज रहता है, इसे युद्ध करते हैं और विजयी होते हैं। ऐसा नहीं कि हार जाते हैं, विजयी होते हैं। लेकिन यहीं पर जब ये मतलब कि शिवपुर घाट है उसको पार कर रहे थे, तो डगलस नामक एक अंग्रेज था, उसने हथगोला चलवा दिया। और जिस हथगोले की वजह से इनका हाथ घायल हो जाता है, क्योंकि बुढ़े तो हो ही चुके थे। 1857 की बात है, और कहाँ 1777 में पैदा हुए थे। तो ये इनका हाथ घायल हो चुका होता है। फिर जब ये हाथ घायल हो जाएगा, तो जब जगदीशपुर लौटेंगे, तो युद्ध के 2 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको याद रखना कि इनकी मृत्यु कब हो जाती है, युद्ध के 2 दिन बाद। वही है कि 9 मई को, या कोई बताता है 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है, जब ये शिवपुर घाट को पार करके जगदीशपुर पहुंचते हैं। अब इनकी मृत्यु के बाद इनका जो भाई रहते हैं अमर सिंह, वो नेतृत्व को प्रदान करते हैं और साहाबाद जो एरिया रहता है उस पे अपना नियंत्रण बनाने की कोशिश करते हैं। साथ में इनके जो भाई रहते हैं, भतीजे, मतलब कि जो कुंवर सिंह है, उनके पुत्र हरकिशन सिंह और रथभंजन सिंह, ये दोनों अमर सिंह के साथ रहते हैं। इन्हीं के साथ तीनों मिलके मतलब कि जो विद्रोह है उसको मतलब कि नेतृत्व प्रदान करते करते हैं। यही अमर सिंह हैं जिन्होंने जगदीशपुर में समांतर सरकार की स्थापना की, लेकिन उसका नेतृत्व जो है इन्हीं के भतीजे हरकिशन सिंह ने किया था। तो आपको ये याद रखना, ये पूछा गया सवाल है कि इन्होंने मतलब किसने गया और सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को बाधित कर दिया था। तो ये आपको याद रखना है कि यही है जो अमर सिंह है, इन्होंने ही गया और सासाराम के बीच में जो संचार व्यवस्था है इसको बाधित कर दिया था। शाहाबाद के क्षेत्र पर इनका नियंत्रण फिर बाद में स्थापित हो जाता है। उसके बाद जब मतलब कि अमर सिंह को दिसंबर 1858 में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जंग बहादुर जो रहता है वो इनको गिरफ्तार करवा देता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब गिरफ्तार, ये मतलब कि जंग बहादुर जो होगा षड्यंत्र करेगा, जिसकी वजह से ये गिरफ्तार हो जाते हैं। और गिरफ्तार होने के बाद इनको गोरखपुर जेल में भेज दिया जाता है। यहीं पर 5 फरवरी 1860 को इनकी भी जेल के अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। वही जो नोट है एक, जो मैंने आपको बताया था कि विंसेंट आयर ने जगदीशपुर किले को नष्ट करवा दिया था। तो ये पूरी की पूरी कहानी आपने 1857 के विद्रोह और बिहार उन चीजों से कैसे जुड़ा है, आपने पूरी की पूरी जानकारी ले ली। कोई भी इंफॉर्मेशन मैंने इस मतलब कि 1857 की क्रांति से रिलेटेड छोड़ी नहीं है। बहुत जगह और विद्रोह होता है जो आपके काम का नहीं है, जैसे 1857 में हजारीबाग में विद्रोह हो जाता है, माधव सिंह, जयमंगल सिंह, ये सब लोग वहां पे, पांडे, गणपत राय, ये सब आप जुड़ते हैं। सिंह भूमि इलाका है, वहां राजा अर्जुन सिंह जुड़ते हैं। रोहतास का इलाका है, वहां पे अमर सिंह जुड़ते हैं। नवादा में नाना सिंह, हैदर अली खान, ये सब लोग। जहानाबाद में अजमत अली खान, जहां राजगीर में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। छपरा में मोहम्मद हुसैन खान, ये सब लोग जुड़ते हैं। लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन आपके काम का नहीं होगा, पूछा भी नहीं जाएगा। जो पूछा जाएगा वो सब मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जब 1870, मैं क्रम में बता रहा चीजें, जिस तरीके से हमारी मॉडर्न इंडिया चलती है, मतलब कि जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसी तरीके से बिहार वाली हिस्ट्री भी हमको पढ़नी होती है। तभी हमारे दिमाग में चीजें फिट बैठती है। हमने एंशियंट भी उसी तरीके से पढ़ा, हमने मिडवल भी उसी तरीके से पढ़ा, हमने मॉडर्न भी उसी तरीके से ही पढ़ा कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे होता है और बिहार में इसमें मतलब कौन सी कंपनी कब आती है वो जान लिया। उसके बाद 1857 की क्रांति जान ली। फिर बिहार में कुछ छिटपुट चीजें होती हैं, लेकिन बिहार में बहुत बड़ी एक्टिविटी दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन जब कांग्रेस का गठन हो जाता है 1885 में, उसके बाद जो है बिहार में भी नई तरीके की प्रवृत्तियां शुरू हो जाती हैं। क्रांतिकारी टाइप की प्रवृत्तियां, राष्ट्रवाद को लेकर प्रेरित होने वाली प्रवृत्तियां, इस तरीके की जो प्रवृत्तियां शुरू हो जाती है, तो इसी तरीके की प्रवृत्तियों को लेकर इसी तरीके के संगठन बनने शुरू हो जाते हैं। तो 1885 के बाद जो नई प्रवृत्तियां चालू होती हैं, उसी से नए संगठनों का जन्म होता है। और 2 संगठन हमको देखने को मिलते हैं बिहार में शुरुआती दौर में। एक का नाम रहता है सरस्वती अकादमी, जो दरभंगा में 1901 में खुलती है, और इसके प्रणेता होते हैं कमलेश्वरी चरण सिन्हा जी। और जुड़े कौन लोग थे इनसे?
राजा किशोर प्रसाद। इसका जो उद्देश्य होता है इस अकादमी का, वो होता है युवाओं के बीच में राष्ट्रवाद का प्रचार करना और उनको उनके हितों के लिए जागरूक करना। ये सरस्वती एकेडमी का उद्देश्य होता है। दरभंगा में खुलती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखना, ये सवाल पूछा जाएगा 1901 में। और इसके जो प्रणेता होते हैं वो कमलेश्वर चरण सिन्हा जी होते हैं। एक और संस्था खुलती है, कुछ लोग बोलते हैं कि 3 मार्च 1909 में, और कुछ बोलते हैं कि ये इसकी शुरुआत 1899 में ही हो जाती है। उसका नाम होता है बॉयज एसोसिएशन। दरभंगा राज के मैदान में ही इसकी स्थापना होती है। तो आपको ये याद रखना है कि ये अकादमी भी दरभंगा में ही खुली थी। इसके संस्थापक कौन होते हैं? सूर्यदेव नारायण वर्मा इसके संस्थापक होते हैं। और सचिव कौन होते हैं? वही कमलेश्वर चरण सिन्हा जी, चेयरमैन अफाका। और इसका भी उद्देश्य वही होता है कि युवाओं को राष्ट्रवाद से ओतप्रोत करना, युवाओं में राष्ट्रवाद का प्रचार करना, उनके हितों के लिए उनको जागरूक करना। तो आपने ये पढ़ लिया कि जो शुरुआती एकेडमी होती हैं या शुरुआती जो राष्ट्रवाद होता है बिहार में कैसे जन्म लेता है, उसके लिए कौन सी संस्थाएं बनती हैं। उसके बाद बिहार में उस तरीके की कोई घटनाएं नहीं होती हैं। फिर जब स्वदेशी आंदोलन मतलब कि भारत में शुरुआत होता है, उस दौरान बिहार में भी कुछ इस तरह की चीजें दिखाई पड़ती हैं। 1905 में जब बंग भंग आंदोलन की घोषणा की जाती है, मतलब कि जब ये बंगाल जो होता है एरिया, उसका विभाजन किया जाता है, तो स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती है। तो उस समय बिहार में क्या एक्टिविटी हो रही थी वो हम देखेंगे, क्योंकि जो मतलब कि रविन्द्रनाथ टैगोर ये सब चीज लोग इन्वॉल्व थे और ये बंगाल के एरिया में थे। तो उस समय जो इफेक्ट पड़ेगा, बिहार जो बंगाल का ही पार्ट था, तो जो इफेक्ट पड़ेगा वो बिहार पे भी पड़ेगा। इस समय जो एक बुक फेमस होती है क्रांतिकारी, एक गणेश देउस्कर थे, उनकी एक बुक होती है देशेर कथा। ये बुक बहुत ज्यादा फेमस होती है, तो आपको ये बुक का नाम याद रखना है, ठीक है। जब यहाँ पे बंगाल को बांटा जाता है, उसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी होते हैं, ये इस दिवस को राखी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसको मतलब कि बिहार में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है कि बिहार में भी दरभंगा में राखी दिवस मनाया जाता है। और इसी के दौरान, इसी आंदोलन के दौरान, जब 1905 का बंगभंग आंदोलन होता है, तो इसी आंदोलन के दौरान सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये मुंगेर पहुंचते हैं। और जब मुंगेर पहुंचते हैं वहां पे जाके ये 1906 की बात है, भाषण देते हैं। तो जब भाषण देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत से युवा इनसे जुड़ने लगते हैं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि हमको धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे बांटा जा रहा है। इसकी वजह से जो वहां के युवा लोग होते हैं वो इनसे लगातार जुड़ने की कोशिश करते हैं। और कौन लोग जुड़ते हैं? इससे जुड़ते हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र, ये एक चिकित्सक थे। इनका बाद में नाम परिवर्तन हो जाता है और ये स्वामी ब्रह्मानंद कहलाते हैं। दूसरे थे बाबा जी ठाकुर दास, ये गया रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना करते हैं। केदारनाथ बनर्जी हैं, ये अवेयरनेस फैलाते हैं, पत्र पत्रिका निकालते हैं। और इनसे लोग क्या होते, इसके बाद लोग जुड़ते, इन लोगों से जुड़ते चले जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि 1905 में जब बंग भंग आंदोलन होता है, उस दौरान बिहार में क्या एक्टिविटी होती है, दरभंगा में भी राखी दिवस मनाया जाता है, जिस तरीके से भारत में राखी दिवस मनाया जाता है। 1906 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी आते हैं, भाषण देते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोग इनसे जुड़ते चले जाते हैं। डॉक्टर ज्ञानेंद्र जुड़ते हैं, बाबा जी ठाकुर दास जुड़ते हैं, केदारनाथ बनर्जी जुड़ते हैं। तो ये आपने मोटा मोटा ये जान लिया। और क्या चीजें होती हैं? अब इसके बाद जो क्रांतिकारी कुछ एक्टिविटी बिहार में होने लगती है, आपने मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरनगर तो यूपी में है, मुजफ्फरपुर बम बम कांड आपने सुना है, ठीक है। उसको आपने मॉडर्न जो हिस्ट्री है हमारी मॉडर्न इंडिया में पढ़ रखा है। लेकिन ये जो मुजफ्फरपुर है ये बिहार से ही जुड़ा है, तो हमको ये भी थोड़ा सा जानना है। ये मुजफ्फरपुर बम कांड जो होता है वो 30 अप्रैल 1908 को होता है। कब होता है? 30 अप्रैल 1908 को होता है। ये दो नवयुवक रहते हैं, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ये एक जज होता है, वहां पे एक जज किंगफोर्ड है, उसकी हत्या करना चाहते हैं। लेकिन ये बम चलाते हैं, तो बम से जो ये जज किंगफोर्ड है ये तो नहीं मरता, लेकिन इसका एक प्रसिद्ध वकील होता है प्रिंगले कनेडी, और इसकी बेटी जो है, प्रिंगले कनेडी की बेटी व पत्नी इस मतलब कि बम कांड में ये मारे जाते हैं। तो मुजफ्फरपुर बम कांड कब होता है? 30 अप्रैल 1908 को। कौन करते हैं? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जज किंगफोर्ड की हत्या करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं मरता। उसका एक प्रसिद्ध वकील रहता है, उसकी बेटी प्रिंगल जो रहती है, प्रिंगले कनेडी की बेटी जो रहती है, और उसकी जो पत्नी रहती है, वो दोनों इस बम कांड में मारे जाते हैं। इसकी वजह से 1 मई 1908 को खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 11 अगस्त 1908 को इनको जो है फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। और 2 मई 1908 को प्रफुल्ल चाकी जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये आप समझ गए, ठीक है, यहां तक चीजें आप समझ गए 1908 की।
एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बैक जाके हम और पढ़ेंगे। कांग्रेस की स्थापना में थोड़ा सा छोटा सा है कि बिहार के कुछ लोग, जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो बिहार के लोग कैसे जुड़े थे। कांग्रेस की जब स्थापना 1885 में होती है, उसके बाद कौन इसके अध्यक्ष बनते हैं 1885 में? ए वो ह्यूम बनते हैं। उसके बाद इसके 1886 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। पहला अधिवेशन कहाँ होता है? बम्बई में, पुणे में होता है ना, पुणे जो कॉलेज रहता है। दूसरा कहाँ होता है? 1886 कलकत्ता में होता है। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? दादा भाई नौरोजी बनते हैं। इसी कलकत्ता अधिवेशन में बिहार के जो है 31 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो कितने प्रतिनिधि भाग लेते हैं? 31। उसके बाद ये जो कांग्रेस का अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन जो होता है मद्रास में होता है। और कौन अध्यक्ष बनते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बनते हैं। और बिहार से 2 प्रतिनिधि इसमें जाते हैं, शालीग्राम सिंह और गुरु प्रसाद सेन। तो 2 लोग जाते हैं इस मद्रास अधिवेशन में, प्रतिनिधि बनते हैं मेनली। और बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन मेनली जो 2 लोग होते हैं वो शालीग्राम सिंह होते हैं और गुरु प्रसाद सेन होते हैं। यही शालीग्राम सिंह जो है सैन्य सेवा का प्रस्ताव रखते हैं और गुरु प्रसाद जो है लोक व्यवस्था पर व्यय का प्रस्ताव रखते हैं। तो ये हमने कांग्रेस जब स्थापना होती है उससे जुड़ी बिहार में क्या मतलब कि कौन लोग जुड़ते हैं वो भी हमने देख लिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बिहार को अलग करने की मांग। देखो, बिहार को जो है बंगाल से अलग करने की मांग शुरू हो जाती है। वो कब से शुरू होती है? देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लो। मुगल काल में होता क्या है, बिहार जो है मुगल का एक सूबा हुआ करता है। 12 सूबा होते हैं, उसमें से एक सूबा जो होते बिहार होता है। पोस्ट मुगल, जब मुगलों के बाद वाला एरिया आता है, टाइम पीरियड आता है, उस समय बिहार जो है बंगाल के नवाबों के अधीन चला जाता है। बिहार बंगाल एक हो जाता है। प्लासी युद्ध के दौरान भी ब्रिटिश के अधीन चला जाता है। ये तो आपको सारी चीजें पता है। शुरुआत कहाँ से होती है बिहार को मतलब कि अलग करने की, ये बिहार को स्वतंत्र करने की मांग कहाँ से शुरू होती है? 1894 में एक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसका नाम होता है बिहार टाइम्स। यहीं से बिहार के लिए पृथक बिहार की मांग शुरू हो जाती है। पहली बार जब मांग शुरू होती है तो वो कौन पत्रिका होती है? बिहार टाइम्स। इससे कौन से लोग जुड़े होते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े होते हैं, महेश नारायण इसके संपादक होते हैं, नंद किशोर लाल होते हैं, श्री कृष्ण सहाय होते हैं। ये लोग बिहार टाइम्स पत्रिका से जुड़े होते हैं जो सर्वप्रथम पृथक बिहार की मांग करती है। एज कौन सा, एक टाइम पीरियड कौन सा है? 1894। ये पत्रिका जो होती है पटना से प्रकाशित होती है। ठीक है, अब आओ आगे। 1894 में ही पृथक बिहार के लिए यही लोग डिप्टी गवर्नर जो चार्ल्स एलियट रहता है उसको ये ज्ञापन सौंपते हैं। तो ये भी आपने समझ लिया। एक नोट है कि महेश बाबू, जिनको महेश बाबू महेश्वर प्रसाद कहा जाता है, इन्होंने ही पृथक बिहार का सबसे पहले नारा दिया है। तो पृथक बिहार का नारा कौन देता है? 1894 में बाबू महेश दास या महेश्वर दास का देते हैं। 1906 जब टाइम आता है तो पृथक बिहार की मांग जोर पकड़ने लगती है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लीडर अब शामिल होना शुरू हो जाते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा जी, महेंद्र नारायण। और इनसे ही आगे चल के जब वो एस एन बनर्जी जब मुंगेर में आते हैं, भाषण देते हैं, राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, तो इसी प्रभाव में आके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस तरीके के मूवमेंट से जुड़ना शुरू हो जाते हैं और वो भी पृथक बिहार की मांग का सपोर्ट करते हैं। कौन सपोर्ट करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी को लेकर ये लोग एक स्थायी समिति बनाकर 1906 में बिहार छात्र सम्मेलन करवाते हैं। ये कहते हैं कि जब तक छात्र इस आंदोलन से नहीं जुड़ेंगे तब तक पृथक बिहार की जो मांग है हमारी कमजोर रहेगी। तो इसको लेके ये 1906 में एक बिहार छात्र सम्मेलन करवाते हैं, जिसका आउटपुट ये निकलता है कि छात्रों की स्थायी समिति बने और इसके माध्यम से पृथक बिहार की मांग को है जोर शोर तरीके से रखा जाएगा और इसके माध्यम से पृथक बिहार की मांग की जाएगी। ठीक है, तो ये आप समझ गए। इसके बाद होता क्या है कि 1900 इसके बाद होता है सोनपुर मेले का आयोजन किया जाता है। देखो ये इंफॉर्मेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये होता है। पहले इसके मतलब कि 1908 में सोनपुर मेले में एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? हसन इमाम इस सोनपुर मेले की अध्यक्षता करते हैं। सोनपुर मेले में जो आयोजन होता है इनकी अध्यक्षता में बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति का गठन किया जाता है। क्योंकि ये जो बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति होगी ये क्या करेगी? पृथक बिहार के आंदोलन का सपोर्ट करेगी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन के लिए 6 लोगों को चयन किया जाता है और ये कहा जाता है कि आप जब वहां जाएंगे तो पृथक बिहार की जो है मांग वहां पे उठाएंगे। तो ये कौन लोग होते हैं? हसन इमाम की अध्यक्षता में होता है। सोनपुर मेले में हसन इमाम होते हैं, बसंती चंद्रा होते हैं, दीप नारायण सिंह होते हैं, सैयद नजमुल हुदा होते हैं,
परमेश्वर लाल होते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। ये लोग जब मद्रास अधिवेशन में जाएंगे और बिहार, स्वतंत्र बिहार की, पृथक बिहार की मांग उठाते हैं। फिर इसी को लेके 1908 में पटना में प्रांतीय सम्मेलन होता है, जो ये होता है। ठीक है, तो 1908 में पटना में प्रांतीय सम्मेलन होता है, जिसको बिहार प्रांतीय अधिवेशन बोला जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? फखरुद्दीन करते हैं। ये मांग इस आंदोलन में भी वही होगी कि बंगाल से बिहार को पृथक करके अलग किया जाए, और इस मांग को लेके एक प्रस्ताव पारित होता है, जिसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। नोट है जो आप पढ़ भी चुके हैं कि अली इमाम, हसन इमाम, मजरुल हक, ये भी स्वतंत्र बिहार की मांग करते हैं। तो बिहार की, स्वतंत्र बिहार की मांग जोर शोर से और सबके द्वारा उठाई जाने लगती है। इस सब का आउटपुट क्या होता है कि जब, मतलब कि 12 दिसंबर 1911 को जब इंग्लैंड का सम्राट जो आता है, जॉर्ज पंचम थर्ड, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। दिल्ली दरबार देखो, भारत में 3 बार आयोजित किया गया। दिल्ली दरबार जो पहली बार जब आयोजित किया गया था, वो 1877 में आयोजित किया। कब? 1877 में दिल्ली दरबार का पहली बार आयोजन किया जाता है। तब उस समय गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड लिटन होता है। सेकंड बार दिल्ली दरबार का आयोजन तब किया जाता है 1903 में। तब जो गवर्नर जनरल होता है वो कर्जन होता है। थर्ड बार जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, वहां के जो मतलब कि महाराज होते हैं उनको स्वागत किया जाता है, तब वो 1911 होता है, कोरोनेशन किया जाता है इनका। और ये इस समय जो गवर्नर जनरल होता है वो लॉर्ड हार्डिंग होता है। तो ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। जब तीसरी दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, तो इंग्लैंड के सम्राट आते हैं, जॉर्ज पंचम थर्ड। ये दिल्ली दरबार में पहुंचते हैं, ठीक है। और यहीं से वो घोषणा करते हैं कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग करके अलग प्रांत बनाया जाए। यहाँ पे ये 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जब दिल्ली पहुंचते हैं, तो यहीं पे घोषणा होती है कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक अलग प्रांत बनाया जाए। ठीक है, और जब ये घोषणा हो जाती है, उसके बाद 22 मार्च 1912 को अधिसूचना जारी हुई है। 11 में क्या होता है कि घोषणा होती है 1911 में 12 दिसंबर को, और 22 मार्च 1912 को अधिसूचना जारी करके ये घोषित कर दिया जाता है कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हो जाएंगे। अभी बिहार और उड़ीसा एक में है, बस बंगाल से अलग हुए हैं। तो ये कब होता है? 22 मार्च 1912 को। और इसी दिन बिहार अपना बिहार दिवस मनाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च 1912 को। फिर आगे क्रम चलता है। फिर 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा के साथ एक नया पृथक राज्य के रूप में आ जाता है। 22 मार्च 1912 को अधिसूचना जारी कर होती है, और 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा के साथ एक पृथक राज्य के रूप में आ जाता है। और इसी दिन से पटना जो सचिवालय है अपना काम शुरू कर देता है। अभी तक बिहार अकेला अस्तित्व में नहीं आया है, वो उड़ीसा के साथ जुड़ा हुआ है। फिर 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट होता है, उसमें बिहार और उड़ीसा को एक अलग अलग करके प्रांत बनाया जाएगा। इसका अनाउंसमेंट किया जाता है। कब किया जाता है? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। ठीक है, ये समझ गए आप। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया जाता है बिहार से। तो बिहार ऑफिशियल तरीके से डिवाइड होता है। कब अलग होता है? कब? 1936 में, 1 अप्रैल 1936 को। तो इसी को बोला जाता है, ये फर्स्ट डिवीजन हुआ बिहार का, और इसी के साथ पृथक बिहार जो है अस्तित्व में आता है। ठीक है, ये आप समझ गए। और 15 नवंबर 2000 को जब 3 स्टेट, मतलब कि नए स्टेट बनाए जाते हैं, छौज जिनको बोलता है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और क्या बोलते हैं ये झारखंड, उसमें जो बिहार, ये झारखंड होता है, बिहार से झारखंड को अलग किया जाता है। तब इसको बोला जाता है कि बिहार का इस समय सेकेंड डिवीजन होता है, मतलब कि दूसरी बार इसका विखंडन होता है। तो पहला डिवीजन 1936 में होता है जब उड़ीसा से बिहार अलग होता है, और दूसरा डिवीजन बिहार का तब होता है जब बिहार से झारखंड अलग होता है। और ये सन 2000 की बात है, 15 नवंबर की बात है। पूरे कालक्रम को मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, हर स्टेप से सवाल बनता है। पिछले बीपीएससी में भी बना था। आपको अगर ये सब चीजें भी याद रखनी है कि घोषणा कब होती है और अलग कब होता है। घोषणा 1911 में होती है, 12 में अधिसूचना जारी होती है, और 12 में ही 1 अप्रैल को जाके अलग होता है। तो ये सब चीजें याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं से सवाल बनते हैं और पूछा गया, इसलिए बार बार कह रहा है कि आपको इस तरीके से याद करना है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं।